ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 का। कैसे, कैन यू एक्सप्लेन मी? सर आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पे है, और वो कोई एक स्टेट चार्ज नहीं कर सकता बिकॉज वो दो स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए सेंट्रल चार्ज करता है हाँ, तो उसमें। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा बेटा कि स्टेट के बाहर तुमने सप्लाई किया, ये इंटर स्टेट हो गया, आईजीएसटी तो लगने ही वाला है, तो इंटर तो हमारे पास फिक्स था। और जब भी इंटर स्टेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पूरा टैक्स कलेक्ट कर लेती है और फिर वो अपने मैकेनिज्म हिसाब से जिन स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है वो उनको इनकम आगे फॉरवर्ड कर देती है डिवाइड करके। तो इसमें क्या है, जब हम इंट्रा स्टेट करते हैं, सुनना ध्यान से, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंट्रा स्टेट करते हैं ना तो सीजीएसटी एसजीएसटी ऑलरेडी लगाते हैं, मतलब सीजीएसटी हम सेंट्रल को दे देते हैं और स्टेट हम राज्य सरकार को देते हैं। तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी में दो सरकारों को पेमेंट कर रहे हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। इतना समझ में आया इंट्रा स्टेट के अंदर? हाँ। अभी इंटर के लगाते हैं आईजीएसटी, वो सीधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी वो देखेगा कि कौन से स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद वो डिवाइड करके उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे यार आज क्या हो रहा है, कहां से ब्रेक हुआ आवाज? कौन सा सेंटेंस नहीं सुनाई दिया? बराबर આવે છે સર અવાજ. बराबर आवेद भाई, તમારા इंटरनेट में सर प्रॉब्लम आवाज नहीं लागे। आ रही। થોડો બ્રેક થાય છે. હા એટલે શું ના સંભળાયું મને કહો, એટલે ફરતી કહું। यस, खुशी फ्रॉम प्रतापनगर, आपने लास्ट में क्या सुना जरा मुझे बताओ तो। हाँ बोलो बोलो। आप पहले अनम्यूट तो करो, अनम्यूट तो करो पहले। हाँ सर। हाँ हाँ बोलो, क्या सुनाई दिया लास्ट में? सर वॉइस नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही थी। वॉइस ब्रेक हो रही थी कि ध्यान नहीं था, सच बताना। वॉइस ब्रेक हो रही थी, चलो नहीं सुन लो सर। क्या है। इंट्रा स्टेट, अभी मैं एक बार बोलूंगा ध्यान से सुन लेना सब। इंट्रा स्टेट में जब हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है और एसजीएसटी गुजरात सरकार को, मतलब हमारी राज्य सरकार को चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं, तो वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि कौन से स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो अकॉर्डिंगली उन स्टेट्स को पेमेंट कर देगा। तो आईजीएसटी के अंदर हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 11th का बी आंसर आना चाहिए। आईजीएसटी इंटर स्टेट पे लगता है और वो कलेक्ट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है। बोलो यस और नो, अब आवाज आया क्लियरली? Yes, sir. सर अच्छा चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 12। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट डैश, मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड स्टैंडिंग ग्रास, मनी एंड स्टैंडिंग टिम्बर्स एंड मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन ए। मिहिर आपने बोला ऑप्शन डी, एक्शनेबल Option क्लेम्स। A. ऑप्शन ऑप्शन ए। ए विल बी द आंसर। मनी मतलब पैसा, अगर आप एक्सचेंज करते हो, मेरे पास 100 रुपए की नोट है, मिहिर आपके पास 50-50 की दो नोट है, मैंने 100 रुपया आपको दिया, आपने दो 50 मेरे को दिया, ये तो मनी का एक्सचेंज हुआ, इस पे जीएसटी लगेगा क्या? अरे पैसा गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं है मनी। अगर ऐसा होता, मैंने क्लास में बताया था, एटीएम में अगर आप पैसा विड्रॉ करने जाते तो आपको कम पैसा मिलता है ऐसा बोल के कि हमने जीएसटी काट लिया तुम्हारा। अगर मनी पे जीएसटी लगता तो ऐसा होता। तो मनी तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स, गैम्बलिंग एंड लॉटरी वाला जरूर गुड्स की डेफिनेशन में आता है। उसके अलावा वाले सारे एक्शनेबल क्लेम्स एग्जम्प्टेड हैं, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। लेकिन एक ऐसी और चीज है, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस पर कभी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। शेयर्स पर एक और टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको एसटीटी बोलते हैं, तो दूसरा टैक्स हम नहीं लगा सकते हैं। I hope you are getting my point. So what will be the answer? 12th का आंसर आएगा A, money and securities. Write down in your book. सर 11th का क्या आंसर है?
11th का आंसर था बी। थैंक यू। जी। 13th में क्या आएगा? डैश इज अ टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पूरा सुन लो पहले, पूरा शांति से सुन लो, उसके बाद आंसर दो, ठीक है? मैंने कल ही बोला था उतावल नहीं करने की, एकदम ध्यान से शांति से पढ़ो, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सी सर। सर सी। सी। कौन था जिसने मेरे को सबसे पहले ऐसा बोला कि सेल पे लगेगा? ऐसा कौन था इधर? देखो, सेल इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज वेरी वाइड, सप्लाई इज वेरी वाइड एंड वी हैव टू कवर द डेफिनेशन। जो सप्लाई की डेफिनेशन है वो समझनी है, सेल की डेफिनेशन नहीं समझनी है, ठीक है? सप्लाई पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आंसर यहाँ पे आएगा 13th का सी। एनी डाउट्स इन दिस? डाउट हो तो पूछ लो मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। वो कॉम्पोजिशन स्कीम मालूम है ना आपको? वो क्वार्टरली भरने का होता है। यस। टैक्स पेमेंट फॉर द क्वार्टर शुड बी मेड ऑन और बिफोर डैश ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब अगर अप्रैल मई 18th। जून, 18th। वेरी गुड, अप्रैल में 18th। जून के ट्रांजैक्शन को मुझे 18th जुलाई तक बता देना है, ठीक है? तो 18th विल बी द आंसर। वेरी गुड। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डैश इन नेचर। ये अगर आपने थियोरी लेक्चर अटेंड किया होगा, वीडियो लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2, वहां आपको पता चल गया होगा। जी, रिग्रेसिव इज द आंसर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव? व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव? मतलब कि पुअर और नहीं, मेरा क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव इज लाइक जिसकी जितनी इनकम वो उतना ज्यादा टैक्स पे करे, एंड हायर द रिग्रेसिव इनकम, हायर द इनकम हायर द टैक्स। यस। और रिग्रेसिव मतलब गरीबों के लिए भी ऑपोजिट सेम, वन। सेम टैक्स फॉर अमीरों के लिए एवरीवन। भी सेम। अच्छा, मैं बोल लूं पहले? हाँ, पार्ले जी मैंने एग्जांपल लिया था कि अंबानी का पोता, उसको भूख लगी है, आगे दुकान सब बंद है, अंबानी 5 रुपए का पार्ले जी लेने गया। वैसे तो वो मिलेनो खाएगा, पार्ले जी खाएगा, लेकिन अभी समझ लो वो दुकान वाले के पास मिलेनो नहीं है। 5 रुपए का पार्ले जी लेने गया। अंबानी होते हुए, अंबानी है वो, अंबानी फिर भी 5 रुपए पे उतना ही जीएसटी भर रहा है जितना एक गरीब दुकान में 5 रुपए का पार्ले जी लेने जा रहा है, ठीक है? तो गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं है जीएसटी के अंदर, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है 15th ए रिग्रेसिव आंसर आएगा। बोलो, कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़ूं? नो सर। यस सर। चलो 16th, a registered person paying tax under composition scheme is required to file an annual return। वैसे क्वार्टरली रिटर्न तो CMP 8 है, GSTR 4। GSTR 4। जीएसटीआर। शाबाश। जिसके घर से आवाज आ रहा है म्यूट कर देता हूँ। म्यूट करो, म्यूट करो। ये किसके घर पे है? सीटी बज रही है, बंद करो यार, भूख लगी है। यस, चलो आगे। 17th, activities or transactions which shall be treated neither as supply, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था फ्यूनरल सर्विस। ये आज आप देख रहे हो, स्मशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। ये जो विधि होती है, कोई अगर गुजर जाता है, कोई मर जाता है, तो कोई हकीम साहब, मुल्ला साहब आते हैं या पंडित आते हैं और वो जो पूरा विधि कंप्लीट करते हैं, उसको हम कुछ पैसा देते हैं, वो सर्विस देते हैं। क्या उस सर्विस पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वो आउट ऑफ द रिजाइम ऑफ जीएसटी है। ना उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकते हैं, ना उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकते हैं। तो वो ऐसा कौन से स्केड्यूल में लिखा हुआ है? 1। इट इज नॉट 1, इट इज शेड्यूल 3। जरा चेक करो एक बार। शेड्यूल 1 में तो ऐसा होगा, ट्रीटेड एज गुड्स, ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, वो 1 होगा। जस्ट चेक योर बुक ऑफलाइन स्टूडेंट्स, मैंने क्लास में लिखवाया होगा।
शेड्यूल 1 में लिखवाया है सर। क्या लिखवाया शेड्यूल 1 में, जरा देखो तो एक बार हेडिंग पढ़ो शेड्यूल 1 में। सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द स्कोप ऑफ सप्लाई। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा, अदर स्टूडेंट्स जरा कंफर्म करो एक बार, एक्सेप्ट निजामपुरा ब्रांच। प्रताप नगर ब्रांच वाले स्टूडेंट जरा एक बार कंफर्म करो बेटा, जल्दी फटाफट। जानवी फ्रॉम सुभानपुरा, जरा देखो शेड्यूल 1 लिखवाया क्या मैंने? सर वो शेड्यूल 1 ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है आपने उसमें, सिर्फ नहीं लिखवाया ना? टॉपिक दिया है कि सर्विसेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ अच्छा, उस सप्लाई। पे कोई शेड्यूल नहीं शेड्यूल लिखा है? नहीं लिखवाया है। ठीक है, अभी नहीं। वो सर्च करो आप अपनी बुक में जहां मैंने ये लिखवाया होगा कि इट इज कंसीडर्ड एज सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन। वो उसी शेड्यूल कौन टॉपिक सा? में हाँ मतलब वो सप्लाई वाला चैप्टर में ही, सप्लाई वाले चैप्टर में ही लिखवाया है, शेड्यूल लिखवाया होगा कोई एक। इसमें सेक्शन 1 है पर फ्यूनरल वाला नहीं लिखवाया। अरे रे रे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, शेड्यूल 1 तो मैंने लिखवाया ही नहीं होगा, आई नो दैट, बट आई वांट कैसा एक शेड्यूल नंबर लिखवाया होगा पूरे नोट्स में। वो शेड्यूल 1 ही लिखवाया है सर आपने। अच्छा, शेड्यूल 1 में क्या लिखवाया, जरा पढ़ो तो। Certain situation in which even if no consideration is charged, it is still a supply. अच्छा, तो वो शेड्यूल 1 है ना, तो यहाँ पे अपने वेट करो, 17th का आंसर मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो फिर आंसर शेड्यूल 3 आएगा, यहाँ पर डी होना चाहिए आंसर 17th का। अभी आप डी लिख दो 17 का, लेकिन मैं कंफर्म करके बता रहा हूँ, ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ओके, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। 17th का आंसर क्या आएगा जी, बोलिए। Sir, services by any court or tribunal established under law for the time being in force is there in 60. हाँ, आगे। फर्स्ट है और दूसरा है कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। हाँ बट बेटा कोई शेड्यूल का नंबर लिखवाया क्या? शेड्यूल 3 सर। शेड्यूल 3 है ना? हाँ, तो आंसर 17 का डी हाँ। आएगा। मतलब शेड्यूल 1 हमने कल जो आंसर करा था उसमें शेड्यूल 1 लिखा था, वो कंफर्म था। कल भी एक ऐसा शेड्यूल वाला क्वेश्चन आया था, वो हम हाँ देख सर, लेते हैं। वो तो राइट था, वो तो सुभानपुरा वाली ब्रांच पे भी लिखवाया था आपने। हाँ, तो वो 1 लिखा है ना अपने वहां पर, शेड्यूल 1 हाँ। लिखा है ना? हाँ, तो यहाँ पे 3 आएगा, बराबर है। ठीक है, चलो, मुझे लगा वहां 3 लिख दिया होगा इसीलिए। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। Where a consideration is payable for the supply of goods or services both, then dash is the recipient। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, recipient कौन होता है? recipient कौन होता है जब consideration payable होता है? A person who is liable to pay the consideration, a person who has given the order, a person to whom goods are delivered or services is rendered, and none of the above। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। अगर हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज जिसका पैसा हमको लेना है, तो सामने रिसिपिएंट कौन होगा? जिसको पैसा देना है वो रिसिपिएंट है, जिसने हमको ऑर्डर दिया था वो रिसिपिएंट है, या हम जिसको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं वो रिसिपिएंट है, या नन ऑफ द अबव? ए सर, अब एक एग्जांपल से समझो इसको। सर बी लग रहा है। अभी क्वेश्चन मेरा एग्जांपल समझो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से अमेज़न से आपने कुछ मंगवाया और अमेज़न से मैसेज आया कि टुडे योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, बिकॉज वो टाइम हो चुका था, आज उसका लास्ट डे था डिलीवरी का, लेकिन ड्यू टू सम रीजन यू आर आउट ऑफ योर हाउस, आप नहीं हो अपने घर पे। ठीक है, और अमेज़न वाला आया, आपको कॉल किया कि आपका घर बंद है, क्या करूं, वापस लेके जाऊं? तो आपने बोला नहीं, मेरे बाजू वाले को गुड्स डिलीवर कर दो। तो इस सिचुएशन के अंदर सप्लायर तो अमेज़न है, लेकिन रिसिपिएंट कौन हो गया? तुम्हारा बाजू वाला, कि फिर भी तुम ही रिसिपिएंट हो? मैसेज तो तुमको ही आएगा ना कि योर गुड्स आर डिलीवर्ड। तो रिसिपिएंट कौन होता है पता है? जिसको डिलीवरी मिलती है वो नहीं होता, जिसको पैसा देना होता है ना, लायबल होता है ना जो, वो होता है रिसिपिएंट। तो डेफिनेशन के हिसाब से आंसर आना चाहिए 18th का ए, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन। ठीक है, बाजू वाले के घर पे अगर डिलीवर हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा देगा, पैसा तो आपको ही देना है, आपने ऑर्डर किया था, सो यू आर रेसिपिएंट। आया समझ में कि ऊपर से गया? आया, ओके। चलो नेक्स्ट, 19th, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज डैश। इंपोर्ट को क्या बोलेंगे?
एंड इट इज सब्जेक्ट टू डैश एंड डैश। मतलब अगर हम कुछ बाहर से मंगवाते हैं, कंट्री से बाहर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Interstate. Interstate. ऑब्वियसली आपने पूरा स्टेट नहीं, आपने तो पूरी कंट्री ही चेंज कर दी है, तो ये तो इंटर फिक्स है, इंटर तो आएगा। अब आपको ये बताना है कि इंटर में कौन सा, अभी ऑप्शन सी या डी? C. ऑप्शन सी, क्योंकि इंटर पे आईजीएसटी लगता है, इंटर पे सीजीएसटी तो लगता नहीं है, तो ऑप्शन डी तो चला गया, बचा कौन सा? ऑप्शन सी, आईजीएसटी भी लगता है और कस्टम ड्यूटी भी लगता है। चलो आगे, क्वेश्चन 20, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 of CGST Act, services means anything other than dash. सर्विसेज की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज मींस अदर देन goods. Goods. नहीं, Goods and money and securities. ऑब्वियसली मनी एंड सिक्योरिटीज तो अलग से एक्सक्लूड किया ही है ना, तो डेफिनेशन के हिसाब से है आंसर बी कि सर्विसेज मतलब गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज के अलावा सब कुछ सर्विसेज के अंदर कवर हो जाएगा। बराबर है? आया समझ में? चलो यहां से एमसीक्यू आने वाले हैं, अच्छे से समझ लेना। 21, जीएसटी पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ करंट मंथ शुड बी नॉर्मली पेड। देखो कॉम्पोजिशन की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल स्कीम की बात हो रही है कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले चुके हो मंथली बेसिस पर नॉर्मल स्कीम के अंदर, तो फिर आपको महीने का पेमेंट नेक्स्ट कौन से महीने की तारीख तक कर देना है? 20। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने इसके बेसिस पर। टाइम ऑफ सप्लाई में हर बार मैंने ये मेंशन करा है। 10th. क्या 10th. आंसर आएगा? 10th. 10th? किसने बोला ऐसा? 10th? 10th. नहीं, एक मिनट, 10th कहाँ से आया? 10th 20 आंसर आएगा। 20. अरे रे क्या कर रहे हो? 20 आंसर आएगा। बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व हमने, 10th कहाँ दिमाग में आया? 10th को तो प्रमोशन मिल गया 10th वाले को तो। देखो ना आप अपनी बुक में टाइम ऑफ सप्लाई में देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में एक डेट लिखी होगी, पेमेंट बाय दिस डेट, ऐसा है कि नहीं? करा है ना? 20 आप लोग ही बोल रहे थे, मैं तो पूछता भी नहीं था, आप ही बोल रहे थे पेमेंट 2020। अभी आप ही भूल गए, 10th बोल रहे हो। 10th तो है ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं 10th कभी भी। चलो 22nd, मिस्टर हार्दिक carries his business in the state of Uttarakhand. Very carefully, Uttarakhand. He wants to opt for the composition scheme. उत्तराखंड वाले क्या कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं? वो पहले क्वेश्चन रहेगा। हाँ, क्या गलत आंसर दिया है, सीधा नो बोल दिया। ऐसा किसने बोला? ये तुम्हारे रूल मत बनाओ भाई। हाँ 75 lakhs आएंगे सर। 75 लाख। 75 lakhs आएगा। 75 lakh limit. 75 लाख। 75 lakhs आंसर आएगा, क्योंकि वो स्पेशल स्टेट के अंदर States के नॉर्मल अंदर है। स्टेट के अंदर रहता, नॉर्मल के अंदर तो 1.5 करोड़ आंसर आता, 1.5 ये करोड़। स्पेशल के अंदर है 75 lakhs आंसर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप तुम्हारा लॉजिक मत लगाना उधर, बराबर? चलो वो तो अपने बहुत बड़े इंसान जब बन जाएंगे और पैनल वेलर में तुम बैठोगे ना, तब ऐसा कर देना, हटा देना इसको, उत्तराखंड वाले नहीं ले सकते, बराबर? चलो हाँ मैं बंद कर रहा हूँ ये। 22 क्वेश्चंस आर डन। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो स्क्रीन दिख रही है? Yes. ओके चलो क्वेश्चन 23, अंडर सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर डैश। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें आपको इनकम टैक्स का नॉलेज लगाना है। इनकम टैक्स में जब पहला चैप्टर आपने पढ़ा था वीडियो लेक्चर में, एग्जाम भी दे दिए, पर्सन की डेफिनेशन आती थी, पर्सन में कुछ कैटेगरीज इंक्लूड हुआ करती थी, इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, पार्टनरशिप फर्म वगैरह वगैरह कंपनी, उसमें एक लोकल अथॉरिटी आता था, लोकल अथॉरिटी, और लोकल Yes, sir. अथॉरिटी में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते थे। वहां से ये बात प्रूव हुई थी कि लोकल अथॉरिटी मतलब सरकार के डिपार्टमेंट भी पर्सन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सेम टू सेम कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर, Treated as सेंट्रल person. गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट Treated आर as आल्सो person. ट्रीटेड एज पर्सन, सो बी विल बी द आंसर। चलो 24, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन डैश।
वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रॉफिट अर्न बाय पर्सन, वेल्थ ऑफ पर्सन के इनकम ऑफ पर्सन? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड, Services. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शाबाश। चलिए आगे। मिस्टर एक्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर है। क्या आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर जीएसटी नंबर ले सकता है क्या? No. वापिस से नो, आपने अपना वापिस रूल बना लिया। ऐसा Yes. यस किसने बोला? सर, मतलब ये कॉम्पोजिशन कैसा स्कीम नहीं रूल ले बना रहे हो? सकता। मैं जो पूछ रहा हूँ नो बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर अगर जीएसटी नंबर नहीं लेंगे तो मैं भी आज आइसक्रीम का मेरा फैक्ट्री डाल देता हूँ, ये झंझट ही नहीं फिर जीएसटी नंबर लेने की। हाँ, मैं ऑलवेज कंफ्यूज करूंगा आपको। 1%. मेरे सवाल पूछने का तरीका ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी ही जाल में फंसा दूंगा। आपको वेट करना है और सही में आंसर देना है बराबर से, ठीक है? मिस्टर एक्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, वो नंबर ले सकता है। एग्रीगेट टर्नओवर उसका 25 लाख का है, पिछले साल उसका 25 लाख का टर्नओवर है। सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर डैश फाइलिंग Composition scheme. Composition scheme. composition से। सर वो नंबर तो ले सकता है लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता, बराबर है? चलो आगे। Now 26th question is basically I would like to comment here that the options given are completely vahiyat, very bad, because all the options are confusing. इसमें कोई सही आंसर मेरे को तो लगा ही नहीं, क्योंकि 3 सही आंसर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, 3. This type of questions needs a proper options, but they have not given the proper options. वो ऑप्शन बनाने के लिए कुछ भी बना देते हैं लेकिन फिर उनको रियलाइज नहीं होता कि बच्चे अगर देख के पढ़ के ऐसा लग रहा है 3 सही आंसर इसके अंदर। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल। अभी आपको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में जब पता चला लॉकडाउन आने वाला है, दारू के बोतल को खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है और सरकार उसको अलाउ भी करती है, क्योंकि पता है सरकार अगर अल्कोहल पे टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी तो सरकार चलेगी कैसे? सबसे ज्यादा टैक्स अल्कोहल पे लगता है, इसीलिए जीएसटी उधर नहीं लगाया है। लगाते क्या वो लोग? वेट एंड एक्साइज ड्यूटी लगती है। वेट एंड एक्साइज ड्यूटी मतलब हायर टैक्स लगता है, फिर भी लोग पीते हैं। सरकार को ऐसा है पीने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्कोहल, मरेंगे लोग, क्या फर्क पड़ता है, टैक्स तो आ रहा है उन लोगों के पास से, हमारा स्टेट का डेवलपमेंट तो हो रहा है, ये एक रीजन है। इसीलिए जीएसटी उस पर नहीं लगता है, बिकॉज दे नीड हायर टैक्स कलेक्शन ऑन अल्कोहल, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पीने के लिए जो अल्कोहल होता है, State VAT is levied. एक्चुअली यहाँ पे ए आंसर इज करेक्ट, स्टेट वेट इज वैलिड, बराबर है, वो लेविड होता है उस पे। जीएसटी इज लेविड, ये गलत आंसर है। लेकिन फिर सी देखो, प्रेजेंटली जीएसटी इज नॉट हाँ वो लेविड, है। हो सकता है ना ये भी बराबर है, अभी नहीं लगता है, फ्यूचर में लग भी सकता है। एंड डी भी सही है, जीएसटी इज नॉट लेविड एट ऑल। तो अभी कौन सा But आंसर? current situation के Sir, according C. C तो नहीं आ करे तो सकता। करे क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह, बोलो। C क्या लग Current रहा है सर। situation के according Sir, C तो नहीं C. आ सकता। अगर हम सिचुएशन के हिसाब से जाएं तो ए आंसर मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि वेट एंड एक्साइज ड्यूटी दोनों होता तो मैं टिक करता। मेरे को सही आंसर लग रहा है C. डी, जीएसटी इज नॉट लेविड। अभी तो नहीं लग रहा है ना, तो जीएसटी इज नॉट लेविड एट ऑल शुड बी द आंसर। माय आंसर वुड बी 26 का डी, 26 का आंसर होना चाहिए डी। टिक कर दो, अपनी बुक में लिख दो 26 का डी, जीएसटी इज नॉट लेविड एट ऑल। चलो अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि संविधान खतरे में है। जी बोलिए। सर वो स्टेट वेट वाला वापस से कौन समझा? देखो वो हमने स्टेट क्यों ऑप्ट नहीं किया? वो हमने ऑप्ट इसीलिए नहीं किया बेटा, क्योंकि अल्कोहल पे खाली वेट नहीं, बहुत सारे टैक्स और लगते हैं, तो अकेला वेट नहीं लगता, इस बेसिस पर मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया। ये अगर ऐसा होता ना कि स्टेट वेट एंड अदर लोकल टैक्सेस आर लेविड, तो मैं उस पे जाता, ए टिक कर देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंफर्म्ड ऐसा पता नहीं चलता कि वेट खाली बात कर रहे हैं कि दूसरे टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं ए सिलेक्ट कर लेता तो फिर ये कंफर्म हो जाता कि सिर्फ वेट लगता है, वैसा नहीं है, सिर्फ वेट नहीं लगता, बहुत सारे और टैक्स लगते हैं, इसलिए मैंने ए को छोड़ दिया, डी के साथ गया। बराबर है। चलो आगे। अभी देखो संविधान की बात आई, संविधान के खिलाफ अगर कोई सरकार जाती है तो प्रोटेस्ट होता है। तो ऐसे संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जीएसटी कलेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट? अदरवाइज आज प्रोटेस्ट होंगे।
कि संविधान में तो लिखा नहीं है जीएसटी के कुछ भी, उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तुम कहाँ जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, सब रोड पे आ जाएंगे। तो बोलो ऐसे कौन से आर्टिकल में लिखा है? आंसर आएगा यहाँ पर, अगर आपने थियरी लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2, तो शायद पता B. चला होगा। बी इज द आंसर, 246A। 26A. 246A, बी इज द आंसर। 27 का बी। चलो फटाफट। 28, जीएसटी इज डैश, उतावल मत करना, गलत आंसर हो जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, स्टार्टिंग पॉइंट बेस्ड मैन्युफैक्चर टैक्स, सेल्स बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, एंड नन ऑफ द अबव। डेस्टिनेशन। आंसर क्या आएगा? ए आएगा, डेस्टिनेशन, क्योंकि हाँ वो कुछ कंज्यूम हो है ना, उसके हिसाब से हम जीएसटी लगाते हैं। दैट इज आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है कि एसजीएसटी लगाना है, ये पता कब चलेगा? जब डेस्टिनेशन हमको मालूम होगा कि हम कहाँ उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो सर आंसर आएगा 28A। बोलिए सर सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सप्लाई Sales- बेस्ड होगा। देखो सेल्स की डेफिनेशन, मतलब मैं आपको बताऊं, जीएसटी के अंदर सेल्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। आप सेल करो तो जीएसटी लगेगा, वैसा है ही नहीं। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिसाइड कब होता है? टैक्स कलेक्ट करना पता कैसे चलता है? जब आपकी डेस्टिनेशन मालूम होगी ना। सेल करने से थोड़ी ना पता चलेगा कौन सा टैक्स लगाना है। डेस्टिनेशन मालूम होगा तो पता चलेगा कि इंटर आएगा, इंट्रा आएगा, क्या आएगा। चलो आगे। 29 इज बेसिकली नॉट इन द सिलेबस, लेकिन लास्ट टाइम पूछ लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एक इंसान गवर्नमेंट के पास से रिफंड मांग रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रही है हम 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड देंगे, तो आंसर 29 का आएगा डी, 2 years। वैसे ये क्वेश्चन नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन पूछ लिया गया था। लिख दो आंसर बी, 2 years। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि चलो जीएसटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिस्टर वाई इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स। क्या केमिकल वाले कॉम्पोजिशन नंबर ले सकते हैं? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकती है? बोलो हाँ या ना। यस सर, हाँ, जा सकते हैं। शाबाश। अब एक बार And सुना, मेरा क्वेश्चन 1%. सुना, उतावल नहीं करी, वेरी गुड। यस, अभी सुनो। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग मिस्टर वाई बिजनेस कर रहा है, उसका रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, एट व्हाट रेट इज लायबल टू पे जीएसटी? Maybe 1%. लेकिन 1% यहाँ मुझे 2 दिख रहे हैं। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? बताओ फाइनल करके। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए वाले कौन है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए वाला कौन बोला अभी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यार Option D. कॉम्पोजिशन स्कीम में तुम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इंट्रा ही आएगा। खाली स्टेट के अंदर जो तुमने टर्नओवर किया उसका 1% भरना रहेगा, मतलब 30 का आंसर आएगा डी, 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। इज इट डन? बोलो सब आंसर टिक कर लिए? ओके चलो, इसमें से आएंगे 5 या 6 क्वेश्चन ये पेपर में से आएंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस, 100% एक्सपेक्टेड। अच्छा चलो, अभी थोड़ा 5-10 मिनट और निकाल के कुछ क्वेश्चंस है वो जो मुझे बता दो फटाफट। सर लाइक और ऐसे थियोरी आने वाली है? हाँ ऐसे ही आएगा, ऐसा ही आएगा। अच्छा वो लोग पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? लाइक वो टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो करवाया वो पढ़ के जाओ, उसके अंदर से ही आएगा। 1 मिनट। अच्छा गूगल स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। यस Yes, तो sir. चलो जो क्वेश्चन में बोलूं उसका आंसर दे देना फटाफट। चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा ओके, अभी यहाँ पे पता कैसे चलेगा सही आंसर गलत आंसर? अच्छा व्यू आंसर है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जीएसटी 1st July 2000. 1st July 2017. ओके 1st July 2017, फाइन। चलो नेक्स्ट, What are the taxes? एसजीएसटी।
SGST. IGS. Wait. both CGST क्या and कर रहे हो SGST. भाई, क्या कर रहे हो? Both, sir. Both. Very good. What is the maximum rate of CGST? Prescribe. 28%. 28%. 28%. क्या आंसर है? 20. सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। 28% IGST एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, CGST में 20% है, सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो, चलेगा। अभी मैं पहले देख लेता हूँ आपको आंसर देना है कि नहीं है। ये सब आप इसका आंसर दे सकते हो। Destination. Destination. वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। नहीं चलेगा, इट्स ओके, जाने दो। 7 Sir, 3 types. 3 types. 3. आ गया, वेरी गुड। वो पता था मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये भी सिलेबस में नहीं है। 8th वाला वैसे आ Canada. सकता है। Canada. वेरी गुड, कनाडा से ओरिजिन हुआ है जीएसटी, ठीक है। अच्छा, ये भी आप आंसर दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज एबॉलिश्ड? कौन सा टैक्स चला गया और जीएसटी आ गया? Corporation tax. Service tax. Wealth. Service tax. tax. सर्विस टैक्स चला गया बेटा, Service सर्विस tax टैक्स, का याद है। सर्विस टैक्स चला गया। Which of the following tax rate is not applicable under GST? 25. 25, very good. GST is levied on Consumers. obviously All all of of the the above. above. Obviously मैन्युफैक्चर कोई करेगा, कोई इंसान, तो उस पे जीएसटी लगेगा ना, वो सेल करेगा तो वो भी भरेगा, फिर वो रिटेलर को सेल करेगा, उधर भी लगेगा। कस्टमर हर स्टेज पे लगता है ना, एवरी स्टेज, लेकिन बर्डन सिर्फ कस्टमर को शिफ्ट हो जाता है और बाकी सारे लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। हु इज द हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल? एक ऐसी लड़की, एक ऐसी लेडी जिस जीएसटी के बारे में कुछ समझ नहीं आता है, निर्मला सीतारमण. बेचारी कंफ्यूज हो गई है। वो खुद जीएसटी को नहीं समझ पा रही है, हम क्या समझ पाएंगे? आंसर है निर्मला सीतारमण। हाँ, वो यही है जिसको पूछा गया था कि प्याज का भाव क्यों बढ़ रहा है, उसने जवाब दिया था मैं प्याज ही नहीं खाती, मुझे मालूम नहीं। चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डन? जीएसटी बिल को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कॉलेज के लेक्चर जो अटेंड करते हैं उनको मालूम है सब। व्हाट डज आईजीएसटी, आई का मतलब क्या होता है आईजीएसटी के अंदर? Integrated. Integrated. वेरी गुड, चलो 101 से तो अभी अभी देखा ना हमने। And the value addition refers excess 16th Tax plus 16th profit. अरे एक मिनट, 16th अलग चैप्टर है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है। अभी सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाने दो। जो सिलेबस में नहीं है वो हम बाद में करेंगे, जब होगा तब। मैं देख लेता हूँ पहले लो को। हाँ, ये 17th का आंसर दे दो। goods are sold within the state. Within a state. Goods are sold from one dealer to another customer, क्या है आंसर? फोन करे छे Within a state. भैया म्यूट करो नहीं, यार कहती आवाज आवे जी यार, वो आवाज आवे जे क्लास में। चलो जल्दी फटाफट आंसर बोलो। 17 Goods are sold within a state. A. Within a state. ओके, चलो करेक्ट आंसर है। Goods and services tax is a dash taxes. Regressive. Regressive. वैसे दोनों आंसर आएगा, रिग्रेसिव भी होना चाहिए, दोनों आंसर आएगा, ठीक है। मल्टी पॉइंट मतलब एक से ज्यादा बार लगता है, और रिग्रेसिव भी है। आंसर शुड बी बोथ, डोंट वरी। गलत आंसर इधर, दोनों आंसर होने चाहिए। Consumption. Supply based. Supply based. कंजम्पशन बेस्ड आंसर आएगा बेटा। डेस्टिनेशन, अभी डेस्टिनेशन का मतलब ही कंजम्पशन हुआ। कंजम्पशन बेस्ड मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड, दोनों सेम ही है, उसका मीनिंग ही सेम है। कहाँ कंज्यूम हो रहा है गुड्स, डेस्टिनेशन कौन सा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ये भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जाने दो, कोई मतलब ठीक है, इट्स ओके, डन। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने फाइंड किए थे, और कुछ वेबसाइट्स है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। आप अगर
जो भी सिलेबस में लगे कि मुझे आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अदरवाइज इट्स ओके फाइन। अब आज जीएसटी यहाँ पे हमारा खत्म, अब हम इसको टच नहीं करने वाले हैं। आपके डाउट्स आप लेके आना, जो भी डाउट्स है मुझे पूछो, ठीक है। हम उसका एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। आपके सारे डाउट्स एक दिन पर ही सॉल्व होंगे। मैं अलग अलग अब जीएसटी के सेशन नहीं लेने वाला। नाउ इट्स अपॉन यू। मेरे सारे जूम सेशन मैंने यू विल लर्न ऐप पे रख दिए, सिर्फ एक लेक्चर बाकी है। आप देखो उसको, जो ना समझ में आए डाउट लिखो बुक में, और वो एक दिन में मैं सबको अनम्यूट करके पूछूंगा कोई डाउट है कि नहीं। भक्ति आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। સર તમે હમણાં જે પેપર ડિસ્કસ કર્યું ને એ પેપર જી. ગ્રુપમાં મોકલી દેજો ને. सारू मोकली दीजिए। सर वो जो 30 MCQs भी करा है वो भी सेंड कर दीजिएगा। वही Yes, पेपर की sir. बात कर रहे हैं ना, भेज दूंगा आई विल सेंड, ठीक है। अब कल से अपने आईटीआर स्टार्ट कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो सर ने वीडियो लेक्चर रखा हुआ है प्लीज उसको एक बार देख लो, उसे डायरेक्टली इधर मत आ जाना प्लीज, ठीक है। एक बार देख लो 1.5 की स्पीड पे, 1 की स्पीड पे, या आपको जो कंफर्टेबल है, आपको जैसा लगे, लेकिन ऐसा फॉरवर्ड स्किप करके नहीं, पूरा देखना पड़ेगा। आप कल देख के आओ, हम डिस्कस करेंगे आईटीआर के कुछ फॉर्म्स कैसे भरने होते हैं, ऑनलाइन में आपको दिखाऊंगा, और कुछ नोट्स बना के आपको दे दूंगा। मतलब आपको बनानी है, मैं कुछ रेडीमेड नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डिक्टेट करूंगा, नोट्स आपको बनानी। फाइन, ठीक है। चलो जीएसटी आज खत्म, डाउट्स लेके आ जाना। एक सेशन रखेंगे एग्जाम से 1-2 दिन पहले, बराबर। एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।